हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा। मेरे से यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अपन पिछले वीडियो में बात कर चुके थे अनुच्छेद 19 और 20 की। आज हम अनुच्छेद 21 और 22 की बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है और 22 आता है। टोटल मिला के 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलती है अनुच्छेद 21 की तरफ। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है अनुच्छेद 21 में? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अनुच्छेद है ये छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में, हर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 21 के अंदर कौन सी बात कही गई है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही गई है, या फिर ऐसे आ जाता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये मौलिक अधिकार में, और मौलिक अधिकार में भी अनुच्छेद 21 के अंदर यह वर्णित है। अब ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है जीवन का अधिकार, ये जीवन का अधिकार इसको एक शॉर्ट रूम में कहते हैं, मतलब इसको दूसरी भाषा में जीवन का अधिकार भी कहते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो ये शब्द है ना, इसको दूसरी भाषा में जीवन का अधिकार भी कहते हैं। अब देखिए संविधान में क्या लिख रखा है। संविधान में लिख रखा है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। क्या लिख रखा है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें ये जो शब्द है व्यक्ति, इसका मैंने आपको मतलब पहले ही बता रखा है। देखिए व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति शब्द का अर्थ होता है कि इसमें भारत के नागरिकों की भी बात हो रही है, और इसमें विदेशों के जो नागरिक है ना, उनकी भी ये बात हो रही है। अगर व्यक्ति की जगह यहाँ पे नागरिक लिखा था तो नागरिक से तात्पर्य क्या था? नागरिक से तात्पर्य यह था कि सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए बात हो रही है। आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे व्यक्ति शब्द है, तो व्यक्ति शब्द किन के लिए आता है? भारत के नागरिकों के लिए भी आता है, और विदेशी नागरिकों के लिए भी व्यक्ति शब्द काम में आता है। और नागरिक शब्द होता, इस जगह व्यक्ति की जगह नागरिक लिखा होता, तो इसका मतलब ये है कि ये भारत के नागरिकों के लिए बात कर रहा है, विदेशों के लिए नहीं। ठीक है। अब इसमें आएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। उसे किसे? व्यक्ति को। ठीक है, जिसको मौलिक अधिकार प्राप्त है, उस व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई घिनौना काम कर दे, कोई ऐसा कुकृत्य कर दे, या कोई ऐसा गंभीर अपराध कर दे जिसके लिए राज्य उसको मृत्युदंड की सजा भी दे सकता है। तो मुझे आप ये बताइए कि संविधान हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, तो क्या राज्य हमें मृत्युदंड भी दे सकता है क्या? आप बताइए। राज्य हमें जीने का अधिकार देता है, संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, तो राज्य हमें मृत्युदंड भी दे सकता है क्या? देगा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अपराध करता है, किसी के साथ गलत काम करता है, कोई कुकृत्य करता है, बहुत बड़े अपराध में जो चीज आती है वो ऐसा कुछ काम करता है, तो राज्य उसको जीवन का अधिकार भी उसका छीन सकता है मृत्युदंड के द्वारा। और कैसे छीनेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंदर, मतलब अपने जो भारतीय दंड संहिता या कानून में जो सजा दी रखी है मृत्युदंड की। अब मृत्युदंड की सजा कौन सी? फांसी की, क्योंकि फांसी की सजा से ही वो अपने व्यक्ति का जीवन का अधिकार छीन सकता है। तो वो फांसी की सजा किस में लिख रखी है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वो किसी व्यक्ति का जीवन का और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित कर सकता है। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है। अब देखिए आपने पहले के टाइम पे देखा होगा, किसी मूवी में, किसी फिल्म में, ब्रिटिश काल में, या फिर किसी राजा महाराजाओं के टाइम पे आपने देखा होगा कि मृत्यु देने की अलग अलग कुछ तरीके थे मृत्यु देने के। कैसे मृत्यु देने के तरीके? ऐसे थे कि बड़े से हाथी के पैर के नीचे उसको दबा के मरवा दिया जाता था, तोप से उसको उड़ा दिया जाता था,
या फिर जलती हुई कढ़ाई के तेल के अंदर उसको पटक के उसको जला दिया जाता था। तो ये उनके मृत्यु देने के तरीके थे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि अपने लोकतांत्रिक राज्य देश में ऐसा हो सकता है क्या? अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हमें या व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको मृत्युदंड दिया जाता है राज्य के द्वारा। और जैसे वो पहले मृत्युदंड दिए जाते थे वैसे मृत्युदंड अब नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इसका कानूनी प्रावधान हो चुका है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, और वो भी फांसी की सजा। ठीक है, तो ये अपना हो गया कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसे प्राण और देह स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। ये अपनी लाइन हो ही गई। अब देखिए दूसरी लाइन है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ क्या है? ये केस है, ठीक है, 1978 का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, आपको इसको याद रखना है, और इसकी ये जो सन है इसको भी आपको याद रखना है। ये केस क्या कहता है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसमें यह था कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, इनको विदेश जाना था, लेकिन इनको विदेश ना भेज के इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तब ये सुप्रीम कोर्ट गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने फैसले दिए थे, ठीक है, कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो इस केस के बेस पे जो उन्होंने नागरिकों के और अधिकार बताए थे ना, वो अधिकार ये है, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 11 तक। ये उन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना, उसमें उन्होंने नागरिकों के कोई अलग अलग और अधिकार बताए हैं, जो कुछ निम्न इस प्रकार है। देखिए, गरिमा के साथ जीना। देखिए, जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ है ना, ये जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब इस केस के फैसले के साथ ही उन्होंने कहा था कि नागरिकों के और भी निम्न अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए अधिकार है। ठीक है ना? तो पहला है गरिमा के साथ जीने का अधिकार। व्यक्ति को जीने का ही अधिकार नहीं है, उसको सम्मान पूर्वक जीने का भी अधिकार है, उसको सम्मान पूर्वक रहने का भी अधिकार है। ठीक है, राज्य उसके साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं कर सकता, राज्य उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति के भी अपना एक सम्मान होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने सम्मान के साथ जीना चाहता है। ठीक है, तो सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, उसको गरिमा के साथ जीने का भी अधिकार है। ठीक है, आपने देखा होगा कि राज्य गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था करती है। ठीक है, निःशुल्क खाने की व्यवस्था करती है, निःशुल्क हर तरह के उनके लिए योजना चलाती है। तो क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी है ना, उनके लिए गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार उनको प्राप्त है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का उनको अधिकार प्राप्त है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे बेचारे कोई गरीब इंसान होता था तो वो उसके पास कुछ खाने पीने का नहीं रहता था, तो क्या किसी के सेठों के महाजनों के पास जाते थे, तो फिर वो क्या उसको धुक्कार करके भगाते थे, उनका अपमान करते थे। तो वो काम अब नहीं हो सके, इसलिए राज्य इनके लिए इस चीज की व्यवस्था करता है कि उनको फ्री आवास, ठीक है, फ्री खाने पीने की व्यवस्था हो रही। आप जानते हो तरह तरह की योजना चलती है, तो वो सब इस गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के बेस पे ही वो कार्य किया जाता है। वैसे ये नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के कुछ कर्तव्य भी है, उसके तहत भी ये काम किए जाते हैं। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। देखिए, व्यक्ति को सिर्फ जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है, उनको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले में ये राज्य सरकार को कहा है कि व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का भी अधिकार है। अगर स्वच्छ पर्यावरण अगर आदमी को नहीं मिले तो उनका एक तरीके से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है। तीसरा है जीवन रक्षा का अधिकार। जीवन रक्षा का अधिकार से क्या मतलब है? जीवन रक्षा के अधिकार से मतलब है कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आदमी का जीवन खतरे में है, किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में है। क्यों? क्योंकि सामने वाला उसको मार देगा, समझ लो, सामने वाला उसको न मार दे, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन रक्षा, अपना जो जीवन रक्षा है उसको बचाने का भी अधिकार है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जो पुलिस है वो एनकाउंटर करती है, तो क्या एनकाउंटर करना क्या उनके हाथ में थोड़ी है? नहीं,
क्योंकि जब वो किसी अपराधी को पकड़ने जाती है, ठीक है, तो अपराधी क्या अपना आप थोड़ी पकड़ा के मारता है, वो क्या करता है, अपने साथ हथियार रखता है। क्यों? पुलिस से बचने के लिए। तो वो क्या है, पुलिस पे गोली भी चलाती है। तो पुलिस गोली से बचने के लिए, अपनी जीवन रक्षा को बचाने के लिए उनके ऊपर गोली चलाती है। तो ये एक तरीके से जीवन रक्षा का अधिकार है। यही अपने नॉर्मल मानवों के लिए भी है, व्यक्तियों के लिए भी है, कि अगर कोई व्यक्ति आपको मार रहा है तो आप अपने जीवन रक्षा के लिए उसको मार सकते हैं, यह आपका अधिकार है। चौथा है देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार कैसे? मान लो किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है, ठीक है, और उसकी कोई डेट फिक्स कर रखी है, लेकिन राज्य सरकार उसको आगे खिसकाती है, आगे उस डेट को आगे बढ़ाती है। तो एक तरीके से व्यक्ति का मानसिक टॉर्चर होता है उससे, क्योंकि एक आदमी ही समझ सकता है, जब उसको कोई फांसी की सजा मिलती है तो वो एक व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसको कितनी मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती है। तो देर से फांसी के विरुद्ध भी उसका मौलिक अधिकार है। छठा है विदेश यात्रा का अधिकार। ये विदेश यात्रा का अधिकार यही वाला है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी जी को विदेश यात्रा में जाने से रोका जा रहा था, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, ठीक है। तो फिर ये गई थी कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये सब डिसीजन दिए थे, ठीक है। तो ये विदेश यात्रा का अधिकार इससे जुड़ा हुआ है। सातवां है महिलाओं के सम्मानपूर्वक अधिकार। महिलाओं के सम्मानपूर्वक अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार में माना जाता है, ठीक है, ये भी एक मौलिक अधिकार में शामिल है। आठवां है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सूचना के अधिकार को भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार के माना गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया है ना, उसमें सूचना का अधिकार को भी व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार माना है। फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार माना, उसके बाद राज्य में भी सूचना का अधिकार एक्ट लाया गया, ठीक है। और देखो, सूचना का अधिकार की जरूरत व्यक्ति को पड़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए सूचना का अधिकार भी और सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार भी उसको चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार कितना इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी विद्यालयों में कहीं भी जाते हो, तो अगर वहां पे आपको पहले से कोई चीज का पता नहीं हो तो आप एक तरीके से बहुत डिस्टर्ब रहोगे। तो आपका सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है, ठीक है। 9वां है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना भी एक बच्चों का मौलिक अधिकार है। वैसे 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना होता है, ये अपन ने जो मूल कर्तव्य पढ़े थे, 11 मूल कर्तव्य, उसमें भी वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में भी इस बात का वर्णन किया गया है। हालांकि ये राज्य सरकार का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। 10वां है शयन का अधिकार। एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से शयन करने का भी अधिकार है, सोने का भी अधिकार है, ठीक है। 11वां है निजता का अधिकार। देखिए, ये जो निजता का अधिकार है ना, ये बहुत चर्चा में रहा है। निजता का अधिकार बहुत चर्चा में रहा है। इससे पहले बात उठी थी सुप्रीम कोर्ट में कि निजता के अधिकार को भी मौलिक अधिकार में रखा जा सकता है क्या। और ये कब उठी थी? ये 1954 में उठी थी, जिस टाइम 8 बेंच की जज की बेंच थी। और 1962 में भी था ये, जब 6 जजों की बेंच बैठी थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि सरकार को कभी कभी किसी व्यक्ति की बात मतलब सूचनाओं की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति की गुप्त सूचनाओं का, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन का भी सरकार को कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो अगर इसको निजता के अधिकार को अगर मौलिक अधिकार करार दे देते हैं, तो फिर वो अपनी कोई सूचना नहीं देंगे, तो इससे राज्य सरकार को दिक्कत होगी, काम करने में बाधा आएगी। तो इस चक्कर में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं माना था। लेकिन जस्ट अभी 9 बेंचों की जो जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें निजता के अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में मान लिया है। तो निजता का अधिकार अब मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अपन ने ऐसे बात करी है कि संविधान हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमें यह निम्न अधिकार देता है, ठीक है। भारत का कानून भी हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। तो आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट और संविधान और भारतीय कानून क्या हमें मरने का भी अधिकार देता है क्या? बताइए।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। वो ऐतिहासिक फैसला ये है कि एक में कॉमन कोज नाम की एक एनजीओ थी, ठीक है, कॉमन कोज नाम की एक एनजीओ थी जिसने एक याचिका दायर की थी। कॉमन कोज नाम की एक एनजीओ थी जिन्होंने एक याचिका दायर की थी, इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की थी। उसके कहते हैं यूथेनेसिया। उसे क्या कहते हैं? यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है, लंबे टाइम से कोमा में है, या फिर एक ऐसे रोग से पीड़ित है कि जिसका बचना मुमकिन नहीं है और वो तड़प रहा है उस बीमारी से, और डॉक्टरों ने भी और मेडिकल टीम ने भी ये कह दिया है कि इसका बचना मुश्किल है, लेकिन ये इस बीमारी से बहुत पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो एक तरीके से इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो बस वो एनजीओ ने ये याचिका दायर की थी कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए क्या। तब सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला यह था कि उन्होंने पैसीथीमिया को मंजूरी दे दी। अब देखिए, यूथेनेसिया क्या है? यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु मैंने बता दिया, ये दो प्रकार की होती है। एक तो एक्टिव यूथेनेसिया, एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को दवाई देके और इंजेक्शन देके भारी प्रयास से उसको मारना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी इंसान है जो कोई बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसके बचने के चांस बहुत कम है, ठीक है, और वो लंबे टाइम से उस चीज से पीड़ित है और डॉक्टर ने भी ये कह रखा है कि इसका बचना मुश्किल है, तो उसको एक्टिव यूथेनेसिया के माध्यम से, इंजेक्शन से या गोली से उसको मारा जा सकता है, बाहर से प्रयास किया जाता है। एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दो तो वो मर जाएगा। सपोर्ट सिस्टम से मतलब क्या है? जैसे आपने सुना हो, वेंटिलेटर पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, कृत्रिम श्वास से वो जिंदा रहता है, तो बस वो उसका सिस्टम सपोर्ट हटा दो तो वो मर जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसीथीमिया जो थी उसको मंजूरी दे दी, ठीक है। पैसिव यूथेनेसिया को मंजूरी दे दी, ठीक है। नोट, अनुच्छेद 20 और 21 ये आपातकाल में निलंबित नहीं होंगे। देखो, आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, वो कुछ टाइम के लिए निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। तो वो निलंबित न हो इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते। ये फैसला हुआ है, ये संशोधन हुआ है कि अनुच्छेद 20 और 21 ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। मोरारजी देसाई के समय पे ये हुआ था, और कौन से उससे हुआ था? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्रावधान किया गया, ये संविधान संशोधन हुआ कि जो आपातकाल लगते हैं ना, उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को भी निलंबित नहीं कर सकते। ये प्रावधान हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई के सरकार के समय। अब देखिए अनुच्छेद 21A। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उन्होंने जो निम्न अधिकार बताए थे, ठीक है, इस केस के माध्यम से, तो उसमें जो बताया था उन्होंने, कौन सा वाला था? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उसको अब अलग से मौलिक अधिकार का भी दर्जा दे दिया गया है। अनुच्छेद 21 सबक्लॉज ए में क्यों बोल रहा हूं? सबक्लॉज ए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संविधान संशोधन द्वारा ये ए जुड़ा है। पहले 21 था तो संविधान संशोधन हुआ तो अनुच्छेद 21 सबक्लॉज ए हुआ, ठीक है। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार करेगी, ठीक है। ये संविधान इसको अनुमति देता है। अब देखिए, इसमें लिख रखा है कि अभी देखो, प्राथमिक शिक्षा से है, इसका मतलब आप इसमें सोचो ना, उच्च शिक्षा नहीं है, ये प्राथमिक शिक्षा से मतलब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। इसे कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया। अब मैंने आपको पहले कहा है, मूल कर्तव्य के जो 11वां है मूल कर्तव्य, उसमें भी अभिभावकों के लिए ये मूल कर्तव्य दिया गया है कि वो अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। और अनुच्छेद 45 में भी राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो
अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए संसद आरटीई एक्ट 2009 ये पारित हुआ था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये एक्ट पारित हुआ था 2009 में, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, ये निःशुल्क शिक्षा के ही तहत एक्ट जोड़ा गया है। अब आइए अनुच्छेद 22। देखिए अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। छोटी मोटी एग्जामों में सिर्फ यही पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो वह प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार। कभी कभी एग्जामिनर घुमा के भी पूछ लेता है कि जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो ये भी आ सकता है प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार को कहते हैं या कोई और अनुच्छेद को कहते हैं, तो आपको ये करना है। तो अनुच्छेद 21 का ये हो गया, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब आया अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, देखिए ये इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है ना पुलिस के द्वारा, व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया जाता है ना, तो 2 प्रकार से लिया जाता है। एक तो साधारण कानूनी हिरासत, ठीक है, एक देखिए इधर देखिए, और एक होता है निरोध कानूनी हिरासत। ठीक है, एक तो साधारण कानूनी हिरासत और एक होता है निवारक निरोध कानूनी हिरासत। देखिए पहला है गिरफ्तारी का कारण जानना। देखिए मेरी बात आप सुनिए कि राज्य सरकार है ना, वो व्यक्तियों पर कंट्रोल कैसे करती है, वो व्यक्तियों पर कंट्रोल करती है पुलिस के माध्यम से। उसका लोगों को कंट्रोल करने का माध्यम क्या है, पुलिस। ठीक है, पुलिस के माध्यम से वो लोगों को कंट्रोल करती है, न्याय व्यवस्था संभाल के रखती है और शांति व्यवस्था बनाए रखती है पुलिस के माध्यम से। तो पुलिस कभी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है तो व्यक्ति का गिरफ्तारी कारण जानने का भी अधिकार है। ठीक है, यह है पहला गिरफ्तारी कारण जानने का अधिकार। ठीक है, दूसरा उसी व्यक्ति को वकील से अपने बात करने का भी अधिकार है कि भाई वो उसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं तो वो तो जेल में चले जाएगा, लेकिन बाद में उसको छूटने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो अपना वकील भी कर सकता है। ठीक है, तीसरा है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना। ठीक है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना। अब देखिए मजिस्ट्रेट के पास पेश करने से मतलब आप सोचोगे कि न्यायालय में ले जाने की बात है, तो देखो न्यायालय में ले जाने की बात नहीं है। मजिस्ट्रेट जहां पे भी बैठेगा ना, वो चाहे अपने घर में बैठा हो, वो वहां से भी फैसला दे सकता है, जरूरी नहीं है न्यायालय में जाए, क्योंकि न्यायालय क्या पता बंद पड़ा हो, क्या पता न्यायालय दूर हो। ठीक है ना, इसलिए 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पुलिस को अनिवार्य होता है। और मजिस्ट्रेट की जो अनुमति होती है तभी वो उसको 24 घंटे के बाद भी उसको हिरासत में रख सकते हैं। उससे पहले अगर मजिस्ट्रेट उसको मना कर देता है तो वो उसको रिहा भी कर देंगे पुलिस वाले। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट की अनुमति हुई तो ही उस व्यक्ति को 24 घंटे के बाद भी गिरफ्तार करके रख सकते हैं, वरना उसको रिहा कर देंगे। ये सब मजिस्ट्रेट की अनुमति के ऊपर है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये लिख रखा है यात्रा का समय शामिल नहीं है। इसमें यह है कि जब मजिस्ट्रेट के पास पुलिस उस अपराधी को लेके जाएगी ना, तो उसमें यात्रा का समय काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखिए जो एक तो मैंने आपको बोला था साधारण कानूनी हिरासत, मैंने आपको 2 प्रकार की हिरासत बताई थी, एक तो साधारण कानूनी हिरासत, एक दूसरी बताई थी मैंने निवारक निरोध कानूनी हिरासत। ठीक है ना, वो ये लिख रखा। तो साधारण कानूनी हिरासत है ना, वो तो ये वाली हो गई, और दूसरी जो हिरासत है ना वो है निवारक निरोध कानून और शत्रु देश का नागरिक। 2 प्रकार के व्यक्तियों पर लगेगा ये, मतलब जो अपन ने ये पढ़ा है ना, साधारण कानूनी हिरासत जिसमें गिरफ्तारी का कारण जानना भी हो गया, वकील से बात करना भी हो गया, मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत करने वाली बात हो गई, तो ये इन 2 व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। ये चीज इसमें लिख रखा है ना, 2 प्रकार के व्यक्तियों पे ये सब लागू नहीं होगा। कौन कौन से पे, शत्रु देश का नागरिक अगर कोई पकड़ाक में आता है, शत्रु देश का नागरिक कौन सा, जिस देश से अपने देश की लड़ाई हो रही है, अपने भारत की जिस देश के साथ लड़ाई हो रही है ना, अगर वहां के देश का अगर कोई व्यक्ति पकड़ाक में आता है, सीधी सी बात है गलत काम करने के लिए आया हो, तो उस शत्रु देश के नागरिक के ऊपर ये चीजें लागू नहीं होगी कि भाई गिरफ्तारी का कारण बता। पुलिस वाले से वो नहीं पूछ सकता, न वो अपना कोई वकील कर सकता, ठीक है, ना उसको कोई मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा सकता।
ठीक है, तो एक तो इस चीज के ऊपर लागू नहीं होगी शत्रु देश के नागरिक के ऊपर। दूसरा, निवारक निरोध कानून में जो आदमी गिरफ्तार हुआ ना उसके ऊपर भी ये चीजें लागू नहीं होगी। अब देखो निवारक निरोध कानून का मतलब क्या है। लेकिन निवारक निरोध कानून का एक सिंपल तरीके से मैं बात बताऊं तो निवारक निरोध कानून का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर शक के दायरे पे वो हमेशा कुछ ना कुछ जुर्म करता है, अपराध करता रहता है, ठीक है, तो उसको जुर्म करने से पहले गिरफ्तार करना, ठीक है, जिससे वो आगे जुर्म ना कर सके। इससे अपने राष्ट्र की सुरक्षा भी होती है। तो ये एक तरीके से जो एक्ट लाए जाते हैं ना वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी लाए जाते हैं। क्योंकि आप एक बात बताइए कि मान लो कोई आतंकवादी है, ठीक है, और वो कोई जुर्म करने जा रहा है और अगर हम उससे पहले पकड़ लेंगे तो सीधी सी बात, वो बम तो फोड़ेगा ही नहीं। अगर हम उसको बम फोड़ने से पहले गिरफ्तार कर लेते हैं तो एक तरह से राष्ट्र की सुरक्षा भी होगी, शांति भी होगी। लेकिन अगर हम उसको गिरफ्तार ही नहीं करेंगे और हम उसको कह देंगे कि हाँ चलो देख लो, ठीक है, तो वो तो बम फोड़ देगा। तो शक के आधार पर, आपको पता है पुलिस शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकती है किसी व्यक्ति को। क्यों? इससे निवारक निरोध कानून के हिसाब से। तो ये अपना हो ही गया। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो आप निवारक निरोध कानून के बारे में जो आप पढ़ रहे हो, इसके ऊपर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, ताकि वह अपना अपराध आगे न कर सके और राष्ट्र के हित के लिए शांति होए, ठीक है, राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं हो। इसके लिए निवारक निरोध कानून जो है वो संसद और विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकती है और बनाए भी है। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, ठीक है, पहला कानून तो ये है निवारक निरोध अधिनियम 1950, ये आरएस मेंस के लिए है, ठीक है। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा एक्ट, ये 1971 का है और 1978 में ये समाप्त हो गया था। ये संसद ने कुछ कानून बनाए निवारक निरोध अधिनियम के, वो मैं बता रहा हूं आपको। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण और व्यसन तस्करी, मतलब विदेशी मुद्राओं की तस्करी करना या फिर कोई चरस गांजा ऐसे कुछ मादक पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी करने वालों को भी पुलिस बिना उनकी मतलब शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर सकती है। उस तरह का ये एक्ट है 1974 वाला, ठीक है। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट, रासू का 1980, ठीक है, एक ये एक्ट हो गया था। और पांचवा है आतंकवादी और विध्वंस क्रियाकलाप टाडा 1985, आपको पता हो तो संजय दत्त की एक मूवी आई थी वो इससे ही संबंधित थी, टाडा 1985। हालांकि 1995 में इस कानून को रद्द कर दिया गया, ठीक है। लास्ट का है आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा एक्ट 2002, ये समाप्त हुआ था 2004 में, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, आतंकवाद निरोध अधिनियम, ये 2002 में था और 2004 में समाप्त हो गया। अब मुझे आप एक बार बताइए कि निवारक निरोध अधिनियम जो कानून मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये वास्तव में लागू होने चाहिए? क्या संसद विधानमंडल द्वारा बनाए जाने चाहिए क्या? देखिए कई मानव अधिकार वाले जो होते हैं ना वो इस चीज का बहुत विरोध करते हैं और इनका विरोध वैसे होता भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका मानना यह है कि जो भी व्यक्ति होते हैं ना उनके मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है, उनको जो अधिकार दिए गए हैं उनका हनन होता है, ठीक है। तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी उनके साथ कुछ भी गलत कर दोगे तो एक तरीके से मानव अधिकार का भी, मानव के जो अधिकार होते हैं उनका भी एक तरीके से उल्लंघन माना जाता है। इसलिए मानव अधिकार वाले जो होते हैं वो इन चीजों का विरोध करते हैं। अब आप एक बात बताइए कि राष्ट्र के सुरक्षा के लिए क्या ये एक्ट लाए नहीं जा सकते क्या? ये सब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ही एक्ट बनाया गया है, ठीक है, जिससे अपने राष्ट्र को कोई दिक्कत नहीं आए और देश में शांति बनाए रखे, ठीक है। तो ये एक्ट भी एक तरीके से बनाए जाने चाहिए। तो आप कमेंट में बताना कि निवारक निरोध अधिनियम ये क्या सही है क्या इससे वास्तव में मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है क्या, ठीक है। और मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अगर शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आप जानते हो कि आतंकवादी गतिविधि कितनी बढ़ चुकी है, तो क्या दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए शक के आधार पर भी गिरफ्तार करना उचित रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली बार। अनुच्छेद 23 और 24 के हम कल बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।